बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है समन्वय का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं समन्वय प्राप्ति की विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रभावशाली प्रबंध के लिए संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय होना परम आवश्यक है। समन्वय के अभाव में एक कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास भी व्यर्थ हो जाएंगे। एक संगठन में समन्वय करने का कार्य ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक के कार्य की भांति होता है। जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक आवश्यक निर्देश देकर संगीत की एक लय उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार संस्था का प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर कर्मचारियों के कार्यों में इस प्रकार समरूपता लाने का प्रयास करता है जिससे कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्त किया जा सके। अब हम समन्वय की परिभाषा देखते हैं। मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाता है। कहने का तात्पर्य, समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों में समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि संस्था के संसाधनों, मानवीय प्रयासों को अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सके। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। यह मानवीय प्रयासों में समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत, समन्वय के अंतर्गत हम भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य करते हैं। समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व, कि प्रबंध में समन्वय की आवश्यकता क्यों है। चाहे समन्वय को प्रबंध का एक आवश्यक एवं अलग कार्य माना जाए या नहीं, किंतु हम इतना अवश्य कहेंगे कि इसका बहुत अधिक महत्व है। जब एक ही कार्य को करने के लिए कई व्यक्तियों को लगाया जाता है, समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकने वाले आपसी मतभेदों को समाप्त कर देता है। इसके द्वारा कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है। कई बार समन्वय की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दी जाती हैं जो सदैव दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करते हैं किंतु स्वयं दूसरों को सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। इसीलिए बर्नार्ड ने समन्वय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। उर्विक ने तो यहाँ तक कह दिया कि संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना होता है। जो व्यावसायिक जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, त्यों समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। समन्वय के महत्व को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखते हैं। उनमें सबसे पहला आता है कुल प्राप्ति में वृद्धि। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है। अर्थात यदि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वह केवल गणितात्मक जोड़ ही नहीं होगा बल्कि गणितात्मक जोड़ से अधिक ही होगा। समन्वय के द्वारा 2 एवं 2 के योग को
5 बनाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है और बची हुई कार्य क्षमता अन्य सृजनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। दूसरा आता है हमारा दूसरे कार्यों की कुंजी। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधकीय कार्यों का यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की कुंजी है। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों, संगठन के विभिन्न भागों, नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है विवादों को सुलझाना। संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है और वह यह नहीं सोचता कि इसका दूसरे सहकर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राय व्यक्ति के विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं। समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बिना विवाद बढ़ जाएंगे और व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा महत्व का पॉइंट, मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से भी प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्यों में अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। मैकफार्लैंड का मत है कि अच्छी समन्वित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण संगठन ख्याति प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अच्छे कर्मचारियों को रोकना। टेरी के अनुसार अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने भी रहते हैं। यदि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि होती है तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनके लिए संस्था में कोई स्थान है, जबकि इसके विपरीत असमन्वयकारी स्थिति में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, अतः वह संस्था में ठहर भी नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का सर्वत्र बोलबाला है, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट आता है विविधता में एकता की स्थापना। यहाँ हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों के कार्यों के प्रति समान विचार भाव उत्पन्न कर सकता है तथा इन सभी के विचारों में समरूपता भी स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्यों आवश्यक है समन्वय? मनोबल में वृद्धि करने के लिए। अच्छी समन्वित संस्था का कार्य वातावरण अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य में रुचि बढ़ जाती है, अर्थात मनोबल बढ़ जाता है और इस प्रकार समन्वय से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है संगठन के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए भी हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट संस्था के साधनों के सदुपयोग को संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी समन्वय परम आवश्यक है। नेक्स्ट कार्यों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में समन्वय प्राप्ति की विधियां। समन्वय हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहली आती है आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय। एक संगठन में
अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देने का अधिकार होता है। अतः अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देकर संस्था के लक्ष्यों के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। प्राय सभी संस्थाओं में समन्वय करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि आती है हमारी नेतृत्व द्वारा समन्वय। ब्रेचिन के अनुसार समन्वय एक मानवीय प्रक्रिया है और प्रबंधक अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा इसकी स्थापना करता है। अच्छे नेतृत्व द्वारा संस्था के कर्मचारियों के कार्यों को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है तथा कर्मचारियों के भ्रम, अनिश्चितताओं एवं गलतियों को समाप्त किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तीसरी विधि आती है हमारी प्रभावशाली संदेशवाहन व्यवस्था। समन्वय के लिए संदेशवाहन परम आवश्यक है। सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो समन्वय संदेशवाहन के अभाव में संभव नहीं है। समन्वय के लिए संदेशवाहन की किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। समन्वय करने के लिए संदेशवाहन लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी किसी भी प्रकार का हो सकता है। कुशल कम्युनिकेशन से संस्था के सभी स्तरों पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रबंधकों के विचारों को प्रकट किया जा सकता है। कर्मचारियों के संदेहों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि आती है हमारी संस्था की नीति विवरण। संस्था के नीति विवरण भी समन्वय के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अधिकारी अपने कर्मचारियों को संस्था की नीतियों एवं लक्ष्यों से अवगत करा देते हैं। इससे कर्मचारी स्वयं ही इन नीतियों एवं लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने लगते हैं और यदि वे इससे विचलित होते हैं तो प्रबंधक मार्गदर्शन देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समन्वय समितियां। कई बार समन्वय की स्थापना के लिए समितियों की स्थापना की जाती है। इस प्रकार की समितियां विभिन्न विभागाध्यक्षों को मिलाकर बनाई जाती हैं, जिससे एक दूसरे विभाग पर निर्भर कार्यों को आसानी से निपटाया जा सके। ये समितियां स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त की जा सकती हैं। विभिन्न विभागों में समतल समन्वय की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट आता है हमारा संपर्क अधिकारी। नेक्स्ट विधि है जब विभिन्न विभागों में या उनकी क्रियाओं में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और समन्वय करना कठिन हो जाता है तो संपर्क अधिकारी भी समन्वय समितियों की भांति विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। समन्वय अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक बात और भी है कि प्राय उनकी नियुक्ति तभी की जाती है जबकि विभागाध्यक्ष आपस में समन्वय करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट आता है आत्म समन्वय। आजकल आत्म समन्वय को भी समन्वय की विधि माना जाने लगा है। जैसे कि हम पहले ही आत्म समन्वय के लिए प्रत्येक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के कार्यों को ध्यान में रखता है और वे सभी एक दूसरे को देखकर अपने कार्यों में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। यह एक अच्छी विधि है, किंतु जहाँ कहीं कार्य अधिक जटिल प्रकृति का होता है वहाँ आत्म समन्वय संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है सामूहिक निर्णय। समिति के साथ साथ सामूहिक निर्णयों को भी समन्वय की एक विधि के रूप में काम में लिया जा सकता है। सामूहिक निर्णय में विभिन्न संबंधित व्यक्ति मिलकर के अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और अपनी समस्याओं को निर्णय से पूर्व ही समूह के सामने रख देते हैं, जिससे निर्णय ही समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि समन्वय करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट आती विधि हमारी सभाएं एवं सम्मेलन। सभाएं एवं सम्मेलन समन्वय स्थापित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। सभाओं तथा सेमिनारों में सभी प्रकार की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। ऐसे समयों में
अनौपचारिक रूप से वार्तालाप एवं विचार विमर्श भी किया जाता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी एवं प्रबंधक अपनी अपनी समस्याओं, शिकायतों, सुझावों को खुलकर प्रकट करते हैं, जिसका अंततोगत्वा परिणाम यह होता है कि भविष्य में समन्वय करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट आती है विधि निरीक्षण। अधीनस्थों की प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन साधन निरीक्षण है। अधिकारी अपने विभिन्न कर्मचारियों की क्रियाओं का सुपरविजन करके उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सुदृढ़ संगठन। एक अच्छी संगठन संरचना समन्वय स्थापित करने में महान योगदान दे सकती है। संगठन संरचना विभिन्न अधिकारियों एवं अधीनस्थों से लंबवत एवं समतल संबंधों का निर्धारण करती है। इन संबंधों के स्पष्टीकरण से समन्वय करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आगमन प्रशिक्षण। जब कर्मचारी संस्था में पहली बार प्रवेश लेते हैं तब उन्हें आगमन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संस्था की नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवहार के मानदंडों, संगठनात्मक मूल्य, मान्यताओं तथा संस्था के इतिहास से अवगत करा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अनौपचारिक समन्वय। प्रभावी समन्वय के लिए औपचारिक तरीकों के साथ साथ अनौपचारिक रूप से समन्वय को प्रोत्साहित किया जाता है। अनौपचारिक समन्वय के लिए लोगों में आपसी स्नेह एवं सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लोगों में सहयोग की भावना विकसित होती है, जो समन्वय के लिए परम आवश्यक है। नेक्स्ट एंड लास्ट विधि आती है प्रेरणा प्रलोभन। समन्वय के लिए संस्था के सदस्यों को प्रेरणा प्रलोभन भी दिया जाता है। ऐसा प्रलोभन दिए जाने चाहिए जिनसे सभी सदस्यों के आपसी हितों को साधा जा सके, जैसे संस्था में लाभ भागीता को अपनाकर सरलता से समन्वय स्थापित